Assalamualaikum guys, hope you all are doing great. So in this class we will revise the musculoskeletal pathology. अब इसके अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या, इसके अंदर मैं आप लोगों को सारे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स पढ़ाऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एमसीक्यूज में, आपके एससीक्यूज में और आपके वाइवा में, क्योंकि वही डायग्नोस्टिक पॉइंट्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स होते हैं, कुछ कैच पॉइंट्स होते हैं जो वो रेपिटेडली एमसीक्यूज में एससीक्यूज में पूछ रहे होते हैं और उन्हीं को मिला जुला के वो वाइवा में बातें पूछते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक हायर क्लास होने जा रही है। ठीक है, इसमें मैं कोशिश करूंगी मैं आपको सारा मस्कुलोस्केलेटल भी है जो वो कैच पॉइंट्स है, शॉर्ट पॉइंट्स है, सारा मस्कुलोस्केलेटल जो हमारी पैथोलॉजी वो मैं रिवाइज करवा दूँ। एक बात मैं बताती जाऊँ, वो ये है कि दिस वीडियो विल नॉट ओनली हेल्प इन जस्ट पैथोलॉजी बट सर्जरी एंड मेडिसिन इन एज वेल। ठीक है, सर्जरी और मेडिसिन में भी आपको ये वैसे ही हेल्प करेगी, इसलिए आप लोगों ने मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजी मेरे साथ इस क्लास में बहुत अच्छे से अपनी तैयार कर लेनी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बोन ट्यूमर से। बोन ट्यूमर से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं और एससीक्यूज भी आते होते हैं। तो बोन ट्यूमर्स में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी एक्सरे पे क्या फाइंडिंग्स आ रही होती हैं, और जो यही एक्सरेज की फाइंडिंग्स होती हैं यही हमारा की पॉइंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है, या कैच पॉइंट होता है एक सिनेरियो के अंदर। तो पहला जो हमारे पास आता है, हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। जो पहला हमारे पास ट्यूमर है वो है इविंग सार्कोमा। अब इविंग सार्कोमा में एक्सरे फाइंडिंग्स में मिलती है अनियन स्किन अपीयरेंस, तो आप लोगों ने ये नहीं भूलना। सिनेरियो में भी उन्होंने एज इट इज मेंशन किया होगा कि अनियन स्किन अपीयरेंस हमें किस में मिलती है। तो आप लोगों को पता होगा जब भी आपने अनियन स्किन अपीयरेंस देखनी है तो आपको पहला ध्यान देना चाहिए इविंग सार्कोमा के ऊपर। इविंग सार्कोमा इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको डिटेल में इसके जो नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, पॉइंट्स लिखवाती हूँ, ताकि आप लोगों को अगर ऐसी की हुआ है तो डायग्नोस पकड़ना आसान हो जाए। इविंग सार्कोमा के लिए हो गया अनियन स्किन अपीयरेंस। अब कॉन्ड्रो सार्कोमा पे क्या मिलते हैं माउथ ईटन अपीयरेंस। माउथ ईटन अपीयरेंस। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो सारी अपीयरेंस हमें एक्सरे फाइंडिंग्स में मिलेंगी, नॉट बायोप्सी, नॉट एमआरआई, नॉट सीटी स्कैन, नॉट कल्चर, ये हमें एक्सरे फाइंडिंग्स मिल रही हैं। और जो ऑस्टियोसार्कोमा है इसकी आप लोगों ने दो बातें याद रखनी है, और वो दो बातें हमारे पास क्या है, एक तो इसमें मिलती है कॉर्डमैन्स ट्रायंगल, एक हमें मिलती है कॉर्डमैन्स, ठीक है, एक कॉर्डमैन्स ट्रायंगल मिलती है, और सेकंड मिलती है हमें सनबर्स्ट अपीयरेंस। मुझे याद है जब हमारे क्लास के क्रैश टेस्ट हो रहे थे तो पैथोलॉजी का एमसीक्यूज था, उन्होंने एमसीक्यूज में ऑस्टियोसार्कोमा में कॉर्डमैन्स ट्रायंगल दिया हुआ था, लेकिन जब हमारा स्टैंडअप हुआ था तो स्टैंडअप में भी ये एमसीक्यूज था। यूं समझ लो ये हर पेपर में आता है, चाहे ये प्रॉफ का हो, स्टैंडअप का हो, क्लास टेस्ट हो, तो स्टैंडअप में सनबर्स्ट अपीयरेंस दी हुई थी। तो ये कभी कभी उन्होंने दोनों भी दे सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, कभी एक भी दे सकते हैं, कभी या तो सनबर्स्ट अपीयरेंस दिया हुआ होगा या कॉर्डमैन्स ट्रायंगल दी हुई होगी। इससे आप लोगों ने समझ जाना कि ये ऑस्टियोसार्कोमा का सिनेरियो है। फोर्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो जेंट सेल ट्यूमर। जेंट सेल ट्यूमर में हमारे पास जो अपीयरेंस मिलती है वो होती है हमारे पास सोप बबल अपीयरेंस। सोप बबल अपीयरेंस। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अपीयरेंस जैसे जैसे ट्यूमर चेंज हो रहा है, अपीयरेंस चेंज होती जा रही है। कभी कभी ये कंफ्यूज मिक्स हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आप लोगों ने इस तरह एक लाइन लगानी, साइड पे ट्यूमर लिखना और साइड पे एक्सरे फाइंडिंग्स लिखनी है, और उसको सुबह शाम जो एक दफा बस नजर दौड़ानी है। और ऑस्ट्रोकॉन्ड्रोमा में एक्सोस्टोसिस मिलता है। ये ना ये वाला पॉइंट जो है ना, ये सब ना हर कोई कर लेता है, ये सोप बबल अपीयरेंस, अनियन अपीयरेंस, लेकिन जो ऑस्ट्रोकॉन्ड्रोमा है ना ये किसी से डायग्नोस नहीं होता। जो इसमें इन्होंने कीवर्ड दिया था ना, एक्सोस्टोसिस दिया होता है, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में एक्सोस्टोसिस होता है। तो आप लोगों ने ये बात नहीं भूलनी कि सिर्फ एक्सोस्टोसिस सिर्फ हमें ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में मिल रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब एक बात आप लोगों ने एक और याद रखनी है कि जो मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होते हैं वो ज्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू बोन ट्यूमर्स या एज कम्पेयर टू बिनाइन ट्यूमर्स। ठीक है, तो मेटास्टेटिक ट्यूमर्स आर मोस्ट कॉमन देन बिनाइन ट्यूमर्स। तो अगर कभी एमसीक्यूज आ जाए कि बोन के कौन से ट्यूमर ज्यादा कॉमन होते हैं, बिनाइन या मेटास्टेटिक, तो आप लोगों ने याद रखना है कि मेटास्टेटिक ट्यूमर जो है वो ज्यादा कॉमन होते हैं हमारे पास। अच्छा, बोन ट्यूमर्स क्या कॉज करते हैं। अच्छा, एक दफा मेटास्टेटिक जो लियंस होती है ना वो तीन तरह की होती है, एक ऑस्टियोलिटिक होती है, एक ऑस्टियोस्क्लेरोटिक होती है, और मिक्स्ड लियंस होती हैं। तो जो बोन ट्यूमर्स होते हैं ना ये कॉज करते हैं ऑस्टियोलिटिक लियंस। ये एमसीक्यूज है और ये अक्सर बच्चों को नहीं आता। ऑस्टियोलिटिक लियंस कॉज करते हैं बोन ट्यूमर्स, और जो प्रोस्टाटिक कार्सिनोमा होता है ना ये कॉज करते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक लियन। अब ये वाली दो पॉइंट है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और अक्सर बच्चों को नहीं आते। ये ऑस्टियोलिटिक लियंस कौन से ट्यूमर्स कॉज करते हैं और ऑस्टियोब्लास्टिक लियन कौन से कॉज करते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं ये। फिर आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है कि ऑस्टियोलिटिक लियंस होती हैं हमें बोन ट्यूमर्स में मिलती हैं, और ऑस्टियोब्लास्टिक जो होती है वो हमें प्रोस्टाटेटिक कार्सिनोमा या प्रोस्टाटेटिक ट्यूमर्स के अंदर हमें मिलती हैं। अच्छा, ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में ये एमसीक्यू होता है कि ब्रेस्ट ट्यूमर का मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस कौन सा होता है, तो ये बोन होती है। ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली जो मेटास्टेटिक की 4-5 जो ना वो साइट्स होती हैं, लाइक ब्रेस्ट होती है, लिवर, लंग्स, प्रोस्टेट, स्पाइन। अच्छा, जो थर्ड जो मोस्ट कॉमन साइट होती है ना, थर्ड मोस्ट कॉमन साइट का एमसीक्यू आता है कि थर्ड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ बोन ट्यूमर्स आर स्पाइन। तीसरे नंबर पे स्पाइन होती है। और जो ब्रेस्ट ट्यूमर की जो मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक साइट होती है वो बोन होती है। इवन कि मैंने भी रिसेंटली एक पेशेंट देखा है, उनका पहले ब्रेस्ट कैंसर था और अब उनको बोन कैंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे अब बात समझ आइए कि वो क्यों हुआ, क्योंकि पहले क्योंकि जो ब्रेस्ट ट्यूमर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मेटास्टाइज बोन में होते हैं। मोस्ट कॉमन ये तो क्या कहते हैं, वाइवा में जरूर पूछेंगे आपसे कि मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ बोन, तो ये होता है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा।
अच्छा, ये कॉन्ड्रोमा, ब्लास्टोमा, कहीं कॉन्ड्रोमा पहले लग जाता है, कहीं क्लास्टोमा आ जाता है, तो ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो जो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं तो ऑफकोर्स उनका तो फर्ज है वो चीज़ें एमसीक्यूज में देना। तो आप लोगों ने याद रखना, जब बिनाइन ट्यूमर की बात होगी तो दैट इज ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। जब हमारे पास मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात होगी दैट इज ऑस्टियोसार्कोमा। अब आप ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज कर सकते हो कि ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा किस में आता है और सार्कोमा किस में आता है। तो आप लोगों ने बेसिकली याद रखना MS से, M फॉर मैलिग्नेंट, S फॉर सार्कोमा। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर इज ऑस्टियोसार्कोमा के आप लोगों ने MS से याद रख लेना कि ऑस्टियोसार्कोमा इज मैलिग्नेंट और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा इज बिनाइन। अब आप लोगों को ना दो ट्यूमर्स जरा मैं इन डिटेल बता देती हूँ, एक जेंट सेल और दूसरा इविंग सार्कोमा। जेंट सेल जो है सब वो MCQ जिसका ये आता है कि सबसे पुअर प्रोग्नोसिस बोन ट्यूमर्स में सबसे पुअर प्रोग्नोसिस कौन से ट्यूमर का होता है, तो वो जेंट सेल का होता है। तो इसका पहला जो हमारे पास पॉइंट है पुअर वर्स प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, इसका एक हो गया हमारे पास इसका ये पॉइंट। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास सोप बबल अपीयरेंस मिलती है, तो ये होगी हमारे पास सोप बबल अपीयरेंस, इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है, ये क्यों होता है, ड्यू टू ऑस्टियोलिटिक लियंस। ऑस्टियोलिटिक लियंस, इससे पहले मैंने आप लोग को ब्लास्टिक लियन बताया कौन करता था, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा करता था, और ऑस्टियोलिटिक मैंने बताया था कि बोन ट्यूमर्स करते थे। तो ये भी बोन ट्यूमर ही है, इसलिए ये कर होता है ड्यू टू ऑस्टियोलिटिक लियंस की वजह से। तो ये हमारा एक हाई यील्ड पॉइंट हो गया कवर। उसके बाद आप लोगों ने ये बात याद करनी है कि ये ट्यूमर कहाँ से अराइज होता है, इसकी साइट क्या होती है, एपिफेसिस होती है, एपिफेसिस। जो लॉन्ग बोन की एपिफिसिस होती है ये उसका ट्यूमर है। साइट के अकॉर्डिंग भी ट्यूमर तैयार करने ये मैं आपको करवा दूंगी ना किसी वीडियो में कि साइट के अकॉर्डिंग हम लोग ट्यूमर्स को कैसे डिवाइड करते हैं कि डायाफिसिस होगा तो उसका कौन सा ट्यूमर होगा, मेटाफिसिस होगा तो उसका कौन सा ट्यूमर होगा। अभी फिलहाल आप लोगों ने ये याद रखना है कि जाइंट सेल जो है वो एपिफिसिस का होता है, जो इविंग सार्कोमा है वो किसी और का होता है, वो मैं इविंग सार्कोमा में बताऊंगी। और एक और बात, जो जेंट सेल ट्यूमर होता है ना इसका दूसरा नाम होता है ऑस्टियोक्लास्टोमा। अब कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने ना यही दिया होता है सिनेरियो के अंदर के बबल्स ऑफ अपीयरेंस है, एपिफिसिस पे है, पुअर प्रोग्नोसिस है, और ऑप्शन में उन्होंने जेंट सेल नहीं दिया होता, ऑस्टियोक्लास्टोमा दिया होता है। बच्चों को ना इसका नाम ही नहीं पता होता कि इसका दूसरा नाम ऑस्टियोक्लास्टोमा है, तो वो MCQs गलत कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने MCQs गलत नहीं करना, जेंट सेल ट्यूमर का ही दूसरा नाम ऑस्टियोक्लास्टोमा होता है। तो या तो MCQ जेंट सेल ट्यूमर के नेम से आ सकता है या ऑस्टियोक्लास्टोमा के नेम से आ सकता है। तो अब ये वाला पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने इसकी मॉर्फोलॉजी तैयार करनी है अपने SCQs के लिए। इसी के साथ ही बच्चों आप लोग 2 पॉइंट और ऐड कर लें, ये कि इसमें जो हमें रैंक L के लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई मिलते हैं, रैंक L के लेवल मिलते हैं, बाकी किसी ट्यूमर में रैंक L के लेवल हमें हाई नहीं मिलते। दूसरे हमें ना ग्रॉसली जब हम लोग मॉर्फोलॉजी लिखेंगे तो आप लोगों ने बताना है कि ग्रॉसलिस में एक तो सिस्टिक डिजनरेशन हो रही होती है, और सिस्टिक डिजनरेशन की वजह से हमें रेड ब्राउन मैसेज मिलते हैं, रेड ब्राउन मैसेज। तो यहाँ हम लोग डन करते हैं अपना जेंट सेल ट्यूमर। अगर इसका मैं आपको जल्दी से ट्रीटमेंट बताऊँ तो इसमें हम लोग यही रैंक L ज़्यादा हो गए तो इसके इनहिबिटर दे देंगे और डिनोसीमैब दे देंगे। इविंग सार्कोमा के मैं आपको 4-5 पॉइंट बताती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है SCQ के लिए भी MCQs के लिए भी। अच्छा, अब ना एक तो पहले ये कि ना ये यंग एज का ट्यूमर होता है, 15 to 20 एज में होता है। ठीक है, इसका ना जो प्रोग्रेशन है ना वो बहुत एग्रेसिव है, और बताती हूँ क्यों है। अब आप लोगों ने याद रखना है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यंग डेथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और ये मेल्स के अंदर कॉमन होता है। तो पहली बात ये हो गया, मेल्स के अंदर कॉमन हो गया, यंग के अंदर होता है यानी 16 से 20 ईयर्स वाले, और जिसकी जो हमारे पास प्रोग्रेशन है ना वो बहुत, इसका प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। अब इसकी रीजन बताती हूँ कि इसका प्रोग्रेशन एग्रेसिव क्यों होता है। अच्छा, इसके अंदर हमें स्मॉल ब्राउन ब्लू सेल्स मिलते हैं। एक पहली बात बताती हूँ, 1 मिनट, स्मॉल ब्लू राउंड सेल्स होते हैं। ठीक है, हम जब इसकी मॉर्फोलॉजी लिखते हैं तो आप लोगों ने ये मेंशन करना है कि स्मॉल ब्लू राउंड सेल्स होते हैं। अब जो स्मॉल ब्लू राउंड सेल्स होते हैं ये रिसेंबल करते हैं लिम्फोसाइट्स के साथ। किसे रिसेंबल करते हैं? लिम्फोसाइट्स के साथ। अब जब हम लोग देखते हैं ना तो हमें लिम्फोसाइट्स मिल रहे होते हैं, हम स्मॉल ब्लू राउंड सेल को समझते हैं कि ये लिम्फोसाइट्स है। अब जब लिम्फोसाइट्स हम देखते हैं तो हम समझते हैं, तो हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, या तो ये लिम्फोमा है या क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है। अब क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हमने क्यों कहा? क्योंकि आप लोग को पता है जब कोई डिजीज क्रोनिक हो जाती है तो वहाँ पे लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिम्फोमा से या क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस से कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो जब कंफ्यूज करते हैं तो हमारा डायग्नोज बनाने में ना देर हो जाती है। तो जब इसका डायग्नोसिस लेट होता है तो उसके जो डेथ के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसका जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। एक बात आप लोगों ने अब ये याद रखनी है कि ये मोस्टली इन्वॉल्व करता है डिस्टल एंड ऑफ फीमर। अब सिनेरियो के अंदर उन्होंने डिस्टल एंड ऑफ फीमर दिया होगा और आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज करोगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इविंग सार्कोमा के लिए वो डिस्टल एंड ऑफ फीमर यूज करते हैं, वो जो नी के पास वाला पोर्शन होता है ना फीमर का, वो वाला डिस्टल एंड ऑफ फीमर। एक ये बात, और दूसरी बात ये अराइज करता है डायफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन। वो कहाँ से राइज कर रहा था? इससे पहले जेंट सेल जो मैंने आपको कराया था वो एपिफाइसिस से अराइज कर रहा था, लेकिन जो इविंग सार्कोमा होता है वो डायफाइसिस से अराइज करता है, डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। आप लोगों ने इसकी ट्रांसलोकेशन याद रखनी है, वो होती है 1122 क्रोमोसोम के ऊपर। बोन ट्यूमर्स करने के बाद हम लोग मूव करते हैं अपनी डिजीज़ के ऊपर। पहले मैं आप लोग को बताती हूँ ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये इंपॉर्टेंट है डिजीज़। अब ऑस्टियोमाइलाइटिस जो वो बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर ना पायोजेनिक ही होता है, और पायोजेनिक जो होता है ना वो बैक्टीरियल होता है। अब वो पूछते हैं कि जो हमारे पास कॉमन ऑर्गेनिज्म है ना, कॉमन ऑर्गेनिज्म वो कौन सा होता है? पायोजेनिक
ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है ना 80 to 90% वो होता है हमारे पास स्टेफ ऑरियस MCQs, ठीक है, ये नहीं आता। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको। इधर क्या तो सिनेरियो में दिया हुआ है, अगर हमारे पास ओल्ड पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट के अलावा हिस्ट्री में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन है उसको, या इसके अलावा वो क्या है, इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़र है, IV ड्रग एब्यूज़र है। तो पूछने के उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, अब बताओ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसमें हमारे पास 3 आते हैं, इकोलाई, क्लैप्शेला एंड स्यूडोमोनास। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास क्लैप्शेला, एक होता है हमारे पास स्यूडोमोनास और एक होता है हमारे पास इकोलाई। उन्होंने तीनों में से ना कोई एक दिया हुआ होगा, तो आप लोगों ने नहीं भूलना। अच्छा, अब ना न्यूनेट्स के अंदर वो पूछते हैं कि कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो न्यूनेट्स के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्लस इसके अलावा ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई। अब आप लोगों को इससे पहले भी मैंने जब आपको रेस्प कराई और CNS कराई, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा गेम थी। अब आप लोगों को इनसे अंदाज़ा हो रहा होगा कि माइक्रोबायोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और MCQs भी ऐसे ही आते हैं, और क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं ना, आप भूल जाओगे कि न्यूनेट्स में कौन रिस्पॉन्सिबल था, ऑल पेशेंट में कौन रिस्पॉन्सिबल था, इतनी सारी डिजीज़ हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस तरह नोट्स बना लेने ताकि आप लोगों को भूले नहीं है। एक और यहीं पे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो सिकल सेल डिजीज़ होती है ना, अगर किसी को हमारे पास सिकल सेल डिजीज़ है तो पूछते हैं कि उसको सबसे ज़्यादा वो प्रीडिस्पोज किस इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो होता है साल्मोनेला इन्फेक्शंस। यानी अगर आपको सिनेरियो में सिकल सेल डिजीज़ का सिनेरियो दिया हुआ है, अब पूछेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी ज़्यादा प्रीडिस्पोजिशन है, तो वो होती है हमारे पास साल्मोनेला। ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर ना 2 टर्म्स आती हैं, एक आती है हमारे पास इन्वॉल्क्रम और एक आती है सीक्वेस्ट्रम। एक होती है हमारे पास सीक्वेस्ट्रम और एक होती है हमारे पास इन्वॉल्क्रम। इवन के आप लोग को मैं बताती हूँ, मेरा ऑर्थो सर्जरी का वाइवा था और हमारी स्टेज लाइक हमारा ग्रैंड टेस्ट था, उसके अंदर स्क्वेस्ट्रम और इन्वॉल्क्रम के MCQs आए हुए थे, ठीक है, और वाइवा में भी मुझसे सर ने स्क्वेस्ट्रम और इन्वॉल्क्रम पूछा था। देखो, ये ऑर्थो सर्जरी में पूछा तो पैथो में क्यों नहीं पूछेंगे। तो आप लोगों ने याद रखना, जो स्क्वेस्ट्रम होती है वो डेड बोन होती है, डेड बोन इज स्क्वेस्ट्रम, और जो न्यू बोन फॉर्म होती है ना उसको बोलते हैं इन्वॉल्क्रम। इवन कि जब आप लोग ऑर्थो सर्जरी करोगे, उसकी डोगर पढ़ोगे, डोगर के पहले पेज पे ही वो स्क्वेस्ट्रम इन्वॉल्क्रम लिखता है। तो इस तरह ये चीज़ें आगे जाके कोरिलेट हो जाती हैं। आप लोगों ने इसका स्प्रेड याद रखना है, एक तो बाय ब्लड स्प्रेड करता है या बाय लोकल स्प्रेड करता है, और बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है ये हमारे पास ऑस्टियोमाइलाइटिस स्प्रेड करता है। यही बातें हो गई इसकी। डायग्नोसिस में इसके वही हमें कैरेक्टरिस्टिक रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स ऑफ लिटिक फोकस ऑफ डिस्ट्रक्शन बोन सराउंडेड बाय जोन ऑफ स्क्लेरोसिस। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं या सर्जिकल ड्रेनेज कराते हैं। अच्छा, अब इसके कॉम्प्लिकेशंस का SCQ आ सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो आप लिख लो, मैं बताती हूँ आपको। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्या होता है कि नॉर्मल फोर्स ऑन एबनॉर्मल बोन, यानी बोन नॉर्मल है लेकिन उस पर बोन एबनॉर्मल है लेकिन उस पर हल्की सी भी फोर्स लगेगी तो फ्रैक्चर हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस में होता है ऐसे, ये उसमें वाइवा में पूछ सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में ना बोन जो होती है वो पोरस हो गई होती हैं, इतनी ज़्यादा वो वीक, उनकी डेंसिटी कह लो कम हो गई थी कि हल्की सी भी फोर्स लगती है तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स या सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस हो जाता है, ये एंडोकार्डाइटिस, सेप्सिस या डेवलपमेंट ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, या हमारे पास सार्कोमा आ जाता है इन द इन्फेक्टेड बोन्स। तो उसके आप लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस ऑस्टियोमाइलाइटिस के SCQ के लिए तैयार करनी है। अच्छा, एक और बात कि जब भी हमारे पास ऑस्टियोमाइलाइटिस माइकोबैक्टीरियल उसका होगा, वर्टिब्रास का होगा, तो हम लोग उसको पॉट्स डिजीज कहते हैं। अच्छा, सिनेरियो वैसे आता है कि ट्यूबरकुलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस इज अ डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन ऑफ वर्टिब्रा। अब या तो पॉट्स डिजीज देंगे, वो बेसिकली कैसे आएगा कि डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन ऑफ वर्टिब्रा का,